श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की बात बहुत हो चुकी है और इससे कैसे एहतियात हम बरत सकते हैं ये भी हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और ये हो ही ना, इसके लिए अब टीकाकरण शुरू हो चुका है। इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है, क्या होता है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रवेश भदौरिया को। आप टीकाकरण नियंत्रण अधिकारी GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में हैं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। और चूँकि टीकाकरण की बात हमें करनी है विशेष तौर पर, क्योंकि कोविड से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें सभी लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये टीका लगवाना ज़रूरी क्यों है? देखिए, टीकाकरण किसी भी हानिकारक बीमारी से लड़ने का सबसे सुरक्षित, प्रभावी एवं सरल तरीका है। टीकाकरण से न केवल हम स्वयं को सुरक्षित रखते हैं बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखते हैं। ठीक बात है। इसको लगवाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर कोई लगवाना चाहता है तो वो कहाँ जाए, कैसे, किससे मिले, क्या करे, क्या ना करे, उसे मालूम नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सरकार ने इसके लिए विभिन्न सेंटरों पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी है। इसके साथ ही आप cowin.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। किसी भी नज़दीकी टीकाकरण केंद्र के लिए आप उसमें शेड्यूल ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मॉर्निंग का या फिर आफ्टरनून का। साइट अब आपने बताई, से एक बार फिर से दोहरा दीजिए। इसमें सरकार की तरफ से विभिन्न टीकाकरण केंद्र हैं जहां पर आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहां पर जाकर यदि जो लोग स्मार्टफोन से या फिर वेबसाइट के जरिए अपना शेड्यूल नहीं ले पा रहे हैं या रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा ये सुविधा दी गई है कि आप वहाँ पर जाएं, सीधे जाएं। वहाँ के जो ऑपरेटर हैं या जो भी स्टाफ है आप उनको बताएं, अपना आधार कार्ड दें या अन्य आईडी दें, जैसे इसमें पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, आप इनको दीजिए। वो आपका रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद वेरीफाइड करेंगे, उसके बाद वैक्सीनेट होगी। तो ये क्या सरकारी अस्पतालों में, किसी भी सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं? ये वर्तमान में ग्वालियर में लगभग प्रत्येक शासकीय चिकित्सालयों में है। इसके साथ ही कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसमें रखा गया है, जिसमें आप रुपए देकर, इसमें जो कॉस्ट रखी गई है सरकार की तरफ से वो 250 रुपये रखी गई है, आप वो दीजिए और उसके बाद आप अपना वैक्सीनेट। सरकारी अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो कोई खर्च नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट ये वैक्सीनेशन करवाते हैं, टीका लगवाते हैं, तो आपको 250 रुपये देने होंगे। एक बात है। तो जो अगर सरकारी अस्पताल में कोई जा रहा है तो सीधे जा सकते हैं। अगर कोई स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करता है या बहुत से लोगों को नहीं इसकी जानकारी होती या नहीं कर पाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन से आप उस साइट पर जाएं, जा करके काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी जाते हैं तो सीधे जा कर के भी मिल सकते हैं, है ना। टीकाकरण सेंटर अस्पताल में कहाँ है, कि कोविड के टीके कहाँ लग रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। अभी आपने बताया कि कुछ चीज़ें साथ में ले जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर इसमें आधार कार्ड के साथ आप पैन कार्ड लेकर जाएं। यदि पैन कार्ड नहीं है तो अन्य आईडी लेकर जाएं। कई बार पोर्टल आधार कार्ड को नहीं लेता क्योंकि उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है। ठीक है। इस वजह से आप अदर आईडीज भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसमें शासन द्वारा और पोर्टल पे जो भी मार्क्ड आईडी है वो पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपका पेंशन पासबुक, ये उन्होंने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है। इनमें से कुछ भी जो भी आप लेकर आप जा सकते हैं, आपको वैक्सीनेट हो गया आप वहाँ पर। तो इसके लिए उम्र क्या होनी चाहिए? इसके लिए शासन के द्वारा गाइडलाइन है 60 वर्ष से ऊपर के समस्त लोगों को टीकाकरण फ्री रहेगा शासकीय चिकित्सालयों में। इसके अलावा 45 से 59 साल के लिए जो कोमोर्बिड हैं, अर्थात जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको टीकाकरण निःशुल्क रहेगा शासकीय चिकित्सालयों में। इसमें शासन के द्वारा 20 लिस्टेड बीमारियां हैं। इसके बाद एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को अपने कंसल्टिंग डॉक्टर्स जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, आप उनसे भरवाइए, उनका उसमें नीचे हस्ताक्षर हो गए, आप टीकाकरण केंद्र पर लेकर जाइए, वो उस फॉर्म को जमा करेंगे और आपको रजिस्टर्ड करके वेरीफाई करके आपको वैक्सीनेट करेंगे। यानी कि 60 वर्ष से अगर आप नीचे हैं और जो 20 बीमारियां हैं, वो 20 बीमारियां कौन कौन सी, डॉक्टर साहब आप कुछ खास बीमारियों के नाम बताना चाहेंगे? इस 20 बीमारियों में हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज़ यदि किसी को 10 साल से ज़्यादा है और जो ट्रीटमेंट पे है। इसके अलावा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। इसके अलावा आपका एंजाइना की बीमारी होगी।
आपका स्टेंट चेंज हुआ होगा, आपका लेफ्ट हार्ट ब्लॉक हुआ होगा, ये सब बीमारियां इसमें शामिल हैं। एक बहुत ख़ास बात यह है कि वैक्सीन को लेकर के कुछ लोग तो बेफिक्र हैं, ठीक है लगवा लेंगे, लेकिन कुछ लोग चिंतित भी होते हैं और डरते हैं। ये डर एक बहुत दहशत फैली हुई है कि हमने अगर टीका लगवा लिया तो कहीं हम और बीमार ना पड़ जाएं, कहीं हमारी मृत्यु ही ना हो जाए। इस तरीके के जो एक भय है मन में, इसको आप कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम हमें अपने वैज्ञानिकों पर और अपनी सरकार पर भरोसा रखना होगा। टीकाकरण से किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये टीकाकरण हानिकारक बीमारियों से या अत्यंत गंभीर बीमारियों से बचने का एक तरीका है। आप टीकाकरण अवश्य करवाएं। साथ ही टीकाकरण से सिर्फ आप सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, आप ये मानकर चलिए, इसमें आप अपने परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं। आप जिनसे मिल रहे हैं रोजमर्रा में, आप उनको सुरक्षित रख रहे हैं। यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई जगह पर हैं तो आप अपने आसपास के पूरे वातावरण को आप सुरक्षित रख रहे हैं। आप अपने घर पर अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख रहे हैं, सभी को आप सुरक्षित रख रहे हैं इस टीकाकरण से। इसलिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं क्या? इसमें मेजर साइड इफेक्ट और माइनर साइड इफेक्ट देखे गए हैं। मेजर साइड इफेक्ट अभी तक ग्वालियर में मेरी जानकारी में नहीं आया है। माइनर साइड इफेक्ट जैसे बुखार आना, टीका का जो साइट है जहाँ पर टीका लगता है, इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड मसल्स में लगता है, वहाँ पर स्वेलिंग आना, दर्द होना, शरीर में थकान, ये साइड इफेक्ट थोड़े बहुत देखे गए हैं। अच्छा, अगर कोई टीका लगवाने जा रहा है तो टीका लगवाने से पहले उनको कुछ खास एहतियात बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए? फिलहाल हम लोग यही बोलते हैं कि टीकाकरण के लिए आने से पहले आप अच्छी तरह से खा पी कर आएँ। ऐसा कोई डर की बात नहीं है। बिना किसी डर के निर्भीक होकर आप टीका लगवाएं, हंसी खुशी आए, उत्सव की तरह आए। अच्छी बात है। यानी कि आप ऐसा नहीं कि कुछ खास चीज़ें लेनी है या कुछ खास चीज़ें नहीं लेनी है, ऐसा नहीं है। आप पूरा खाना खा करके आराम से आइए और सारे पेपर्स कागज़ों के साथ आइए, माने कि अपने आईडी लेके आइए और कोई खर्च नहीं होगा अगर आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, और फिर टीका आपका लग जाएगा। थोड़ी देर आपको शायद वहाँ पर रेस्ट भी करना होगा, ऐसा कुछ। इसमें 30 मिनट तक आपको वहाँ पर डॉक्टरी देखरेख में आपको बिताना होगा, ऑब्जर्वेशन क्षेत्र में। इसमें मैं थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। यदि आप कागज लेकर नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, हम डिजिटली उसको एक्सेप्ट करेंगे आपकी आईडीज़ को। अच्छा, ठीक बात है। डॉक्टर साहब कहते हैं टीका जो है एक बार लगाते हैं, फिर उसको एक बार फिर से रिपीट करना होता है। 2 बार ये टीके लगते हैं, तो ये दूसरा टीका कैसा है, क्या है, या वही टीका दोबारा लगता है? जो टीका पहला लगा है, जैसे यदि कोविशील्ड लगा है तो कोविशील्ड ही आपको दूसरा टीका लगेगा। कोवैक्सीन यदि पहला लगा है तो वही आपको दूसरा लगेगा। मिनिमम इसमें जो समय है वो आपका 28 दिन है। अच्छा, यानी कि 28 दिन के बाद फिर दूसरा टीका फिर से लगेगा। तो दूसरा टीका लगवाने की वजह क्या है? पहला टीका आपका मेमोरी सेल्स को डेवलप करेगा, दूसरा टीका आपकी एंटीबॉडी को बनाएगा। अच्छा, यानी कि जब दोनों टीके आप लगवाएंगे उसके बाद ही आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीका लगवा लिया और आपका काम पूरा हो गया। जी, ऐसा नहीं होता। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार दूसरा टीका लगने के 45 दिन के बाद आप सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी सुरक्षित रहने में आपको कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाना पड़ेगा। आप मास्क लगा के रखें, आप सुरक्षित दूरी का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन करें, ये सब आपको फिर भी उसके बाद भी रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के कि आप ये ना समझें कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है, यानी कि टीका लगवा लिया है, तो अब आप बिल्कुल निर्भीक हो चुके हैं और बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं कि अब तो कुछ, बस अब तो हमें कोविड हो ही नहीं सकता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सलाह नहीं देता कि टीका आपको पूरी तरह से ऐसा सुरक्षित रहेगा। हाँ, ये हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु की दर को कम रखता है। ये टीका के जो उनके उत्पादक कंपनी है उनकी तरफ से भी यही कहा गया है, वैज्ञानिकों की भी यही सलाह है, एम्स के डायरेक्टर साहब की भी यही सलाह है, सभी की ये सलाह रहती है कि आप टीकाकरण के बाद अपने आप को बिल्कुल ही इतना निर्भीक होकर ना घूमें जिससे कि बाकी लोगों को भी खतरा हो और आपको भी खतरा हो। तो टीका आप ज़रूर लगवाइए, लेकिन मास्क ज़रूर पहने, भीड़ में ना जाएं, 2 गज़ की दूरी ज़रूर उसका ख्याल रखें, यानी कि एक डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन रखें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें लगभग इतना कुछ हो चुका है कि सारे लोग सारी बातें हम सब कुछ समझते हैं, फिर भी यूं ही घूमते हैं। इसमें जनता को थोड़ा या व्यक्तियों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार आह्वान कर रहे हैं, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे
आयुक्त महोदय, CHMO साहब, कलेक्टर साहब, अधीक्षक महोदय, डीन साहब, सभी ये आह्वान करते हैं कि व्यक्तियों को कोविड अनुरूप व्यवहार ही करना चाहिए। अब चूंकि लोकतंत्र है, इसमें हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम लोगों को समझा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी इंसान को अपने ईमानदार खुद बनना पड़ेगा। जब ईमानदारी आपके खुद के साथ होगी तभी हम इससे बच पाएंगे, आसपास के लोगों को बचा पाएंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। इन बातों को आपको अपने मन में खुद उतारना होगा, तभी कहीं कुछ हो सकता है, वरना तो फिर मुश्किल है ही। जी, इसमें मुझे जो बसों में कई बार स्लोगन लिखा रहता है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, मुझे वो याद आता है कि वो करना चाहिए जी, कि आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझा दिया। मैं नहीं समझती कि शायद अब समझाने के लिए कुछ बच चुका है। डाइट को लेकर के अगर आप कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बता दीजिए कि लोगों का खान पान कैसा होना चाहिए इस दौरान। कोविड बीमारी के समय लोगों को सलाह ये दी जाती थी कि आप सिट्रस प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करें, जिसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर रहे। टीकाकरण के बाद आप नॉर्मल अपना खान पान चालू रख सकते। प्रत्येक वो चीज़ जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है वो पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित है। अति हर चीज़ की बुरी अति हर चीज़ की बुरी होती है। लिमिट में सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए फिरिए और खुश रहिए, अपने आप को बचा के रखिए। डॉक्टर साहब, इस संदर्भ में अगर कुछ खास आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। जी, सर्वप्रथम हमको ये जानकारी होना चाहिए कि टीका किस दिन लग रहा है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ टीका मंगलवार, शुक्रवार, रविवार एवं अन्य शासकीय अवकाश, जिसके लिए एक अलग से गाइडलाइन आती है, उन दिनों को छोड़कर बाकी समस्त दिनों में सुबह 9 बजे से सत्र समाप्ति तक, जो कि अभी 5 बजे तक निर्धारित है, उसके बाद तक भी हम टीका लगाते हैं कई बार। अच्छा, तो वो मंगलवार, गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार एवं रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में टीका लगता है। ठीक बात है। तो इन दोनों को छोड़ करके ही आप इन दिनों ना जाएं, आवश्यक रूप से परेशान रहेंगे। बिल्कुल, हाँ, नहीं तो आपको यूं ही वापस लौटना पड़ेगा, है ना। ठीक बात है। डॉक्टर प्रवेश भदौरिया, टीकाकरण नियंत्रण अधिकारी, GR मेडिकल कॉलेज। सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बिल्कुल विस्तार से सभी को, हमारे श्रोताओं को बेहतरीन जानकारी दी। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सर। नमस्कार।